लोग बैठक की सफाई के लिए रोज आते थे। जहाँ पे सब बैठते हैं तो जेल में क्या इन लोगों से सफाई भी कराई जाती है। जेल में पत्थर तुड़वाते हैं, जेल में इन लोगों को यानी काम जो करते हैं ये लोग, तो जब इनकी रिहाई होती है तो इनको पैसे भी मिलते हैं। तो यहाँ पे जब ये लोग सफाई करने आते थे तो जो भोजन बच जाता वे उन्हें दे देता यानी जो वो खाना खाते थे तो उनका जो खाना बच जाता था तो वो अपने उन दोस्तों को, जेल के जो दोस्त बने हुए थे उन्हें दे देता था। वे बड़ी खुशी से उसे ले लेते और जेल भर का हाल बताते रहते। वो अपने यानी बहुत खुशी से ले लेते थे और फिर जेल में उनके साथ जो जो होता था, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये करा, आज मैंने ये किताब पढ़ी, आज मैंने इतना टेला, वो सब उनको बताते थे। महात्मा गांधी का नाम और काम उन्होंने भी खूब सुन रखा था। वो क्या अब बात कर रहे हैं, जो कैदी लोग हैं जब काम कर रहे से थोड़ी फुर्सत होती है तो लोग बात कर रहे हैं कि भाई मैंने महात्मा गांधी का नाम बहुत सुना है और उनके जो काम वो कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका भी बहुत कार्य सुन रखा था। ना मालूम कहाँ कहाँ की बातें उन तक पहुँच जाती, पता नहीं कैसे उनके पास इतनी बातें पहुँच जाती थी। लोग क्या आके बोल जाते थे या उन्हें पहले से पता था। उन बातों को आपस में बढ़ा चढ़ाकर एक एक की 100 कर देते और उन पर बड़ी बड़ी आशाएं बांधते चले जाते। यानी जो छोटी छोटी बात थी उसको वो लंबी लंबी कर देते थे, बहुत बातें बनाते थे कि भाई ऐसा हुआ, यानी फेकम फाकी में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो है 100 एक बात की 100 बात बढ़ा देते थे और आशाएं बांध देते थे कि नहीं, उम्मीदें जगाते थे, नहीं हम आज़ाद करवाएंगे, हम अंग्रेजों को भगाएंगे, यानी एक्स्ट्रा का फेंकना जिसको बोलते हैं वो करते थे। एक आदमी पर डाका डालने का मुकदमा चल रहा था। अब वहाँ जो जेल में जितने कैदी हैं सबके अलग अलग गुनाह हैं, कौन ने कौन सा क्राइम करा है, किसी ने किसी को जान ली है, मर्डर करा है, या कोई चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार है, या कोई रेपिस्ट है, यानी अलग अलग सबके अलग अलग गुनाह होते हैं। तो एक आदमी जो था उस पर कौन सा जुर्म था, डाका डालने का। तो एक आदमी पर डाका डालने का मुकदमा चल रहा था, यानी केस चल रहा था। वह मेरे साथ वाली ब्रेक में बंद था। यानी क्या कहने हैं कि एक आदमी के ऊपर जो था डाका डालने का मुकदमा था तो वो मेरे साथ वहां की ब्रेक में बंद था। वो भी सफाई के लिए आया करता था, वो भी मेरे साथ सफाई करने आया करता था। गांधी जी पर अपनी असीम भक्ति प्रकट करता और वो भी गांधी जी के बारे में मुझे बहुत बोलता था कि गांधी जी ऐसे हैं, मैं गांधी जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उनके साथ ज्वाइंट होना चाहता हूँ, उनके साथ क्रांतिकारी में भाग लेना चाहता हूँ, यानी बहुत सब उनके बारे में बताता था। महात्मा जी के लिए सिर हाजिर है, उनकी दया होगी तो साफ छूट जाऊंगा। क्या बोला कि महात्मा जी के लिए तो मेरा सिर भी हाजिर है, मेरी जान भी हाजिर है, अगर उनकी दया हुई, अगर उन्होंने चाहा तो वो हमें आजाद भी करा देंगे। मैंने कहा महात्मा जी डाकू के साथ नहीं है? उसने बोला कि क्यों, महात्मा जी डाकुओं के साथ नहीं है क्या? वो डाका डालना बुरा समझते थे। बोले नहीं, वो डाका डालना बुरा समझते थे, यानी चोरी करना और किसी को तकलीफ देना, झूठ बोलना गांधी जी को नहीं पसंद था। जो भी करते थे सत्यवादी के हिसाब से करते थे, असत्य के हिसाब से कभी कुछ नहीं करे, अहिंसा के खिलाफ कभी नहीं गए, यानी उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। वो उसे अच्छा नहीं मानेंगे कि तुम डाका डालो और सांप बच जाओ। तो गांधी जी यानी वो क्या बोल रहे हैं कि तुम यानी डाका डाले हो, चोरी करे हो तुमने, तो गांधी जी तुम्हें थोड़ी ना पसंद करेंगे, क्योंकि गांधी जी को ऐसे लोग नहीं पसंद है कि जो डाका डाले, किसी को तकलीफ दे, किसी का माल सामान चुराए। वो भी तो गरीब है, उसने भी तो अपना पेट काट के जमा कराए, यूँ तो गांधी जी तुम्हें थोड़ी ना बचाएंगे साहब। इस बात से वो सोच में पड़ गया। बाद में वो अपने कामों पर पश्चाताप करने लगा। यानी जब उसने बोला कि भाई गांधी जी तुम जब कह रहे हो कि गांधी जी नहीं, गांधी जी बहुत अच्छे हैं, गांधी जी ऐसे हैं, सत्यवादी हैं, ये तो गांधी जी थोड़ी तुम्हें बचाएंगे, एक चोर को गांधी जी क्यों बचाएंगे? तो
उसको फिर जब उसने ये बातें सुनी तो उसको बहुत बुरा लगा कि मैंने सही बातें, मैंने गरीबों को लूटा है, मैंने अच्छा नहीं किया, तो मुझे बहुत पछतावा होने लगा। उसे अपने काम पे बहुत पछतावा होने लगा कि कब मैंने चोरी क्यों की, मैं दूसरा काम भी कर सकता था। मालूम नहीं अंत में उसका क्या हुआ। अब पता नहीं, जब मैं लखनऊ की जेल में था, जब मुझे उससे मुलाकात हुई थी, अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। मुझे जेल के लोगों ने बताया, जेल की आधी आबादी दफा 109 109 व 110 में आए हुए कैदियों की होती है। यानी मुझे जब मैं जेल में गया, कानपुर की जेल में, तो वहाँ के जो लोग थे पहले से ही कैदी थे, तो उन लोग ने बताया कि जेल की जो आधी आबादी थी, जेल के जो आधे लोग थे, जो आधी पब्लिक थी, उन पे कौन कौन सी दफ़ा लगी है, तो 109 और 110 की कैदी थे। गांव शहरों में जो आदमी तनिक भी मन चला और बड़े हुए हौसलों का हुआ, सब उस पर पुलिस की वक्रत दृष्टि बड़ी और वह दफ़ा 109 या दफ़ा 110 में जेल भेजा गया। यानी गांव हो कि शहर हो, तो आदमी में जरा से भी मन चलना या हौसला, यानी देखे कि यह आदमी बहुत ही बहुत होशियार है, बहुत ही गुस्से वाला है और आता यानी मस्तीखोर है, तो बस उस पर पुलिस की वक्रत दृष्टि पड़ जाती है। यानी पुलिस की जो खुखार नज़र है, जो के जुर्म कर रहा है ये, तो उस पुलिस वालों की ऐसी निगाह उन पे पड़ जाती, और वो लोग क्या करते, उन लोगों को उठाकर उन पे दफ़ा डाल देते थे। 109 की और 110 की दफ़ा डाल के उन्हें कैद कर दिया जाता था, जेल में भेज दिया जाता था। यह मानना पड़ेगा कि जेल में अधिकांश आदमी बेकसूर हैं। उनका कसूर केवल इतना होता कि उनमें जोश होता। यानी ये तो मानना पड़ेगा कि जेल में जो जितने कैदी हैं, जितने जो लोग हैं, वो ज़्यादातर बेचारे जो हैं बेकसूर है। सिर्फ किसी को थप्पड़ मारना या किसी को गाली गलौज करना या झगड़ा करना, आपसी झगड़ा जो होता है उसमें, तो उसमें भी उन लोगों को उठा के बंद कर दिया करते थे। आगे बढ़कर काम करने की उमंग होती। ब्रिटिश सरकार इन्हीं बातों को अपने कामों में बाधा समझती है और इन भावनाओं को खुल्ला अपने पैरों के नीचे कुचलती है। यानी वो क्या सोचती है कि ये जो हैं युवक हैं नई पीढ़ी के, इनमें इतना जोश है पढ़ाई का, इनमें इतना जोश है लड़ने का, इनमें इतना जोश है हमारे खिलाफ खड़े होने का, तो ऐसे लोगों को हम जो है नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो हमारी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है नए नए दुश्मन पैदा होंगे। तो वो लोग क्या करते थे, उन्हें ना तो पढ़ने देते थे और ना ही उन्हें आगे कोई दूसरे कामों में बढ़ने देते थे। इसी भावना से उन्हें खुल्ला अपने पैरों के नीचे कुचलना चाहते थे। कानपुर जेल में कोई खास घटना नहीं घटी। कानपुर की जब जेल में मैं था तो वहाँ कोई ऐसी खास घटना मेरे साथ नहीं घटी। 6 बजे शाम को ब्रेक में बंद कर दिया जाता। जैसे ही 6 बजते थे तो उसके बाद जो है हम लोगों को वापस जो है अपने जो कमरा है जेल का, उसके अंदर सलाखों के पीछे बंद कर देते थे। रोशनी के लिए लालटेन रहती थी। जब कमरे में अब चारों तरफ दीवारें और अंदर एक दरवाज़ा है सलाखों वाला, यानी लोखंड की सलाखें होती को। बहुत सी एग्जाम्पल हमें देखना हो ना जेल का, तो बहुत सी मूवीज़ होती हैं, जैसे कि पिक्चर्स होती हैं, फिल्म जिसको हम बोलते हैं, तो तुम उसमें भी देख सकते हो। उसमें बहुत सी जो मूवीज़ होती हैं उसमें ये सब दिया गया है। मूवीज़ में जेल के बारे में बताया गया है, तो हम उसमें जेल देख सकते हैं, शो कर सकते हैं कि जेल कैसी होती है कैसी नहीं होती है। तो जैसे ही 6 बजते थे उन लोगों को, कैदियों को वापस उनके कमरे में डाल दिया जाता था और रोशनी के लिए सिर्फ एक लालटेन जला दी जाती थी। रात को मलमूत्र विसर्जन के लिए मिट्टी के पात्र रख दिए जाते थे। यानी अब देखो रूम, मैंने बोला आपको कि एक रूम रहता है 4 दीवारी का,
उसमें सिर्फ एक खटिया बिछी हुई रहती है, यानी एक खटिया की जगह रहती है चारपाई की। अब इन्हें वहाँ टॉयलेट तो होता नहीं था, क्योंकि ये कोई बंगला तो है नहीं या फिर कोई फ्लैट रूम तो है नहीं। आम घरों में देखा जाए तो जो रूम होता है, हम एक रूम बनाते हैं, फिर बाहर जो है हम टॉयलेट बाथरूम बनवाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो वॉशरूम है। अब इन्हें रात में मूत्र, यहाँ दिया गया है, हिंदी शब्द दिया है मल मूत्र विसर्जन के लिए, मीन्स के पी के लिए, यानी कि पेशाब। अब इन्हें पेशाब पी आई है तो ये लोग के लिए एक मिट्टी का ऐसा बड़ा एक मिट्टी रख देते थे, सूखी मिट्टी होती है ना एकदम भुरभुरी सी, तो मिट्टी का ढेला बना के वह रख देते थे, ताकि इन्हें अगर रात बिरात में आए वॉशरूम जाना हो तो वो लोग उस पर कर सकते हैं। सवेरे 6 बजे खोला जाता, फिर सुबह 6 बजे इन लोगों को खोल दिया जाता था। दिन को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना और रात को पढ़ना। अब यहाँ बोल रहे हैं कि दिन को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना और रात को पढ़ना। तबीयत उकताती तो दरवाजे पर ताला लगाए खड़े हुए जमादार से बातें करता था। यानी जेल में क्या करूं, दिन में पढ़ता था, रात में पढ़ता था, शाम में पढ़ता था, दोपहर में पढ़ता था, फिर पढ़ के एकदम इंसान बोर हो जाता है। तो फिर तबीयत जब मेरी थोड़ी ऐसी लगती थी कि खराब जैसी लग रही है, एकदम दिल घबरा रहा है, बेचैन हो रहा है, तो वो क्या करते थे, जाके जो जमादार है उनसे बातें करते थे। फिर अपने साथी नंबरदार से, फिर उसके बाद जब वापस आते थे तो फिर अपने जो उसका साथी है उससे बातें करते थे। इन दोनों से बातें करने में कठिनाई होती थी, इन लोगों से बातें करने में बहुत कठिनाई होती थी उनको। विचारों में कोई समासंज नहीं था, यानी उन लोग के विचार जो थे अलग अलग थे। वो अपनी ही बातें करते थे, ये अपनी बातें करते थे, ये गांधी जी के बारे में या फिर सबके बारे में, लखनऊ की जेल के बारे में, सबको अपने बारे में बताते थे। और वो लोग जो थे वो गरीब लोग थे, वो अपने काम धंधों के बारे में बात करते, तो इनके विचार नहीं मिलते थे। इसलिए खेती पाती, घर द्वार, इसी प्रकार के बहुत ही सामान्य विषयों पर साधारण से साधारण बात कर समय काटने की कोशिश करता। यानी कभी खेती के बारे में कि तुम्हारे गांव में खेती है, आप खेती करते हो, आपका घर कहाँ है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आप यानी इसी प्रकार की छोटी मोटी बातें क्या करके अपना सामान्य विषय, अपना जो इसका टाइम होता था वो पूरा कर लेता था। साधारण से साधारण बातें करके अपना समय काट लेते थे। रामायण को जोर जोर से पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता। यानी कह रहे हैं कि जब मैं रामायण पढ़ने बैठता हूँ तो उसे पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता है। जैसे कि हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हम भी लाउडली पढ़ते हैं, क्योंकि जो अभड़ होते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता, तो वो भी सुन ले ताकि उसे भी इसका पुण्य सवाब मिल सके। और ये हमारे कास्ट में बहुत ही यानी बोला जाता है कि नहीं, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे पढ़ के बता दो, पढ़ के सिखा दो या पढ़ना सिखा दो। रात को पढ़ता नंबरदार कलुआ बड़ी भक्ति से बैठ जाता। यानी जब भी वो रामायण रात को पढ़ते थे तो जो उनका एक कैदी नंबर था कलुआ, वो क्या करता था, आके उनके पास बैठ जाता था और बड़ी ही भक्ति से, बड़ी ही श्रद्धा से रामायण सुनता था। खूब ध्यान से सुनता, समझता बहुत कम, परंतु उसकी श्रद्धा में कोई कसर नहीं थी। यानी जो उसका नंबर कालू नंबर था, उसका कैदी, तो क्या करता था, रामायण बड़ी ही ध्यान से सुनता था, एकदम ध्यान लगा के। पर उसे समझ में नहीं आता था कि, क्योंकि रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखी जाती है ज़्यादातर, तो उसे समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके दिल में यानी खुदा की इतना प्यार था, खुदा के लिए इतना विश्वास था कि वो बड़ी ही श्रद्धा के साथ उसे समझता था, कोई कसर नहीं छोड़ता था उसे समझने के लिए। जेल में तकलीफ ना थी, परंतु अकेले होने के कारण समय नहीं कटता था।
जेल में उनको कोई तकलीफ ही नहीं लगती थी, यानी वो तो एकदम जैसे आम अपने घर में एंजॉय करते थे इसी तरीके से वो जेल में एंजॉय कर रहे थे। उन्हें कोई चीज़ की तकलीफ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। वो तो सिर्फ नारा लग रहा था, तो वो भी जाके देखने गए, तो पुलिस वालों ने उन्हें भी उठा लिया कि आम पब्लिक में तुम उसे और तो यानी कुछ बोल दिया, तो उन्हें भी उठा लिया। उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं बना था कि इन्होंने कोई मर्डर किया है, या इन्होंने कहीं डाका डाला है, या इन्होंने कोई खून किया है, चोरी की, ऐसा कोई केस नहीं था। इसलिए जो है उनके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं किया जाता था, या पुलिस वाले उन्हें मारते पीटते नहीं थे। लेकिन फिर तो इसलिए वो कह रहे कि मुझे जेल में तकलीफ ना थी, कोई चीज़ का मुझे तकलीफ नहीं थी, मैं सुकून से रह रहा था। बस ये है कि अकेले होने का थोड़ा वो हो रहा था कि अकेला हूँ तो मैं थोड़ा कंटाला आ रहा था, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, मैं टहल नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि दिन में घंटे मिनट तक गिन डाले थे। अब वो इतने बोर हो रहे थे कि वो बैठे बैठे दिन में घंटे गिन रहे कि कितने घंटे हुए, कितने मिनट हुए हैं, वो ये सब बैठ के उंगलियों पे गिनते रहते थे। बैठा बैठा बहुधा दीवार के पास से सन सन और फड़ फड़ करके जाने वाली ट्रम के आने जाने की संख्या गिना करता था। अब क्या करते थे, बैठे बैठे जो है दीवार के पास बैठ जाते थे, जाली के पास, और सन सन हवाएं आ रही हैं, फड़ फड़ आने जाने वाली जो ट्रेन है, ट्रम है, यानी वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, उनकी संख्या गिना करता था। कुछ मिनटों की आम रफ्त के आधार पर हिसाब लगाया करता था। कुछ मिनटों की आम रफ्त के आधार पर हिसाब लगाया करता था, यानी कि गिनती लगाया करता था कि कितने मिनट हुए, कितने सेकंड हुए इनके आने जाने में, इनकी रफ्तार में, कि सवेरे से लेकर 11 बजे तक का ट्रम इस पटरी पर से कितनी बार आई और गई होगी। यानी बैठे बैठे वो अनुमान लगा रहे हैं कि भाई यानी सुबह 11 बजे से लेकर अभी तक जो है ट्रेन कितनी बार पटरी पे आई होगी और कितनी बार नहीं। एक दिन उकताकर ब्रेक भर में कितनी ईंटें लगी हैं, उन सब की गिनती करता रहा। एक दिन तो एकदम ही कंटाला आ गया, क्या करूं क्या ना करूं, तो उठे भाई और फिर उकता गए, और जो इनकी जेल है, दीवार है, ब्रेक जहाँ पे इसका रूम था, यानी जो इसका रूम था, तो वहाँ की जितनी भी ईंटें लगी हुई थी वो क्या कर रहा था, उनको गिनने लगा, उनकी भी गिनती कर डाला। पढ़ते पढ़ते सिर भारी हो जाता तब ये काम करता। जब पढ़ते पढ़ते सिर एकदम भारी हो जाता, दर्द करने लगता था, तब उठ के क्या करता था, ईंटें गिनने लग जाता था। यानी जेल में है पर उन्हें सुकून नहीं था, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। उन्हें जेल में एक दिन भी एक सेकंड से वो फ्री नहीं बैठे। कहीं ईंटें गिन रहे हैं रूम की, तो कहीं जो बाहर ड्रम आ रहे हैं तो कितनी बार नीचे उतरे, कितनी बार चढ़े वो देख रहे हैं। तो कभी वो चौकीदारों से बातें कर रहे हैं, कभी अपने जेल के जो कैदी हैं उनको रामायण सुना रहे हैं, और कभी जो है मिनट और सेकंड गिन का उच्चार कर रहे हैं कि मिनट कितने होते हैं, सेकंड कितनी देर में होता है, वो सब लेके बैठे हैं। तो कभी कभी टहल रहे हैं। यानी जेल में उन्होंने सारी एक्टिविटी कर ली। यानी इतना उन्हें अकेले, क्योंकि वो कभी अकेले नहीं रहते, वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे, लेकिन उन्हें अकेलापन जो है खाया जा रहा था, कंटाला आ रहा था कि मैं क्या करूं। उनके पास कोई काम नहीं था करने को, इसलिए वो एकदम से कंटाल रहे थे। एक दिन सवेरे शायद 26 अक्टूबर स्टेट जेल मेरे पास आए जेलर मेरे पास आए और बोले, आप अपना सामान संभाल लीजिए, आप लखनऊ जेल भेजे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक दिन सवेरे, यानी एक दिन सुबह ही सुबह, शायद 26 अक्टूबर की दिन था, यानी तारीख कौन सी थी, 26, और महीना कौन सा था, अक्टूबर का। तो उस तारीख पर जो है असिस्टेंट जेलर जो है वो उनके पास चलकर आए
और बोलने लगे कि आप अपना जो भी सामान है उसे संभाल लीजिए, यानी जो भी आपका किताबें हैं, कपड़े हैं, चप्पल है, जो भी आपका सामान है आप उसे संभाल लीजिए। अब आपको जो है लखनऊ जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी अब आपको कानपुर की जेल में से लखनऊ की जेल में डाला जा रहा है।